गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम टाइप 3 पढ़ रहे थे, रूल नंबर 11 का टाइप 3। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है कि हर में द्विघातीय फैक्टर आ जाए। अब तक आप देख रहे थे कि हर में केवल रेखिक गुणनखंड ही थे। टाइप 1 में 2 गुणनखंड थे, टाइप 3 में 3 गुणनखंड थे और टाइप 2 में 3 गुणनखंड थे और टाइप नंबर 3 में एक गुणनखंड की घात 1 से ज्यादा यानी कि घातों की पुनरावृत्ति हो रही थी, पर सारे गुणनखंड रेखिक थे। अब जो है आपको हर में द्विघात समीकरण यानी द्विघातीय फैक्टर यानी द्विघातीय गुणनखंड मिल जाए तो आप क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। एक गुणनखंड तो नीचे क्या है, x प्लस a है। दूसरा देखिए, ये तो रेखिक है पर ये क्या है, द्विघातीय है। बाई चांस अगर इसके फैक्टर संभव होना तो आप इसके फैक्टर करके गुणनखंड करके इसको रेखिक बना सकते हैं। अगर इसके गुणनखंड संभव नहीं होते, ठीक है, ज्यादातर मैं आपको बता दूं गुणनखंड संभव नहीं होंगे, ये द्विघातीय रूप में ही रहेगा। जब इस तरह का द्विघातीय रूप में जब आपके पास में फैक्टर आ जाए तो आप यहां समाकलन कैसे करेंगे, तो आंशिक भिन्न क्या करेगी। देखो, रेखिक के लिए तो हमेशा a, b, c इसका यूज होता है। देखो ये रेखिक था तो x प्लस a के लिए रेखिक यूज कर लिया मैंने, a बटा में x प्लस a, और इसकी घात भी है तो इसको एक बार ही लिखा जाएगा। अब ये द्विघातीय है, इसके लिए सदैव क्या करना है आपको, इस तरह से देखो आप ऐसे bx प्लस c, cx प्लस d, dx प्लस e। अब कई लोग ये सोच रहे हैं कि सर क्या इसको ax प्लस b नहीं लिख सकते। अरे भाई मैं कैसे लिख पाऊंगा, ये तो मेरा काम में आ चुका है पहले, ये तो खाली नहीं है मेरे पास, तो इसलिए स्टार्टिंग तो b से होगी ना। तो आप b से स्टार्टिंग करेंगे तो एक x पहले एक साथ 2 अचर का काम होगा इसमें, ठीक है ना। देखो b और c दोनों शामिल कर दिए मैंने। पहले अचर के साथ में x का गुना होगा bx प्लस c। अगर स्टार्टिंग c से होती है तो cx प्लस d, अगर स्टार्टिंग d से होती है dx प्लस e। तो समझ गए ना मेरी बात आप, x से गुना करते हुए आपको इसको लिखना है, सीधा a b c का यूज नहीं करना है। ऐसा कब करना है, जब द्विघातीय फैक्टर आपके पास में आ जाता है। तो समझ गया मेरी बात। तो चलो अब इसके ऊपर हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन बराबर, देखिए क्वेश्चन आपकी 9.4 एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है सारे ये। x प्लस 1 अब ये रेखिक है, ये द्विघातीय है। अब करके बताओ इसके फैक्टर होते हैं, नहीं होंगे, ये तो x स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, यानी ये द्विघातीय रूप में ही रहेगा। और ये फैक्टर यदि द्विघातीय रूप में रहता है तो आप कहेंगे सर अब टाइप नंबर 4 ही हमारे काम आएगा। क्या आएगा, टाइप 4 ही हमारे काम आएगा। समझ गए। चलिए तो आप यहां लिखेंगे सर आंशिक भिन्न के प्रयोग से। अब बताओ आंशिक भिन्न का कौन सा रूप लगेगा, 4 टाइप यानी टाइप नंबर 4। तो यहां लिख लीजिए आपका जो फलन है, यहां लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 1। चलिए अब ये रेखिक है, इसके लिए तो सिर्फ a का यूज होगा, a बटा में x प्लस 1। क्यों बेटा, ये रेखिक है ना, रेखिक के लिए तो a बटा में x प्लस 1 जैसे पहला हो रहा था, ठीक है। ये कौन सा है, द्विघातीय, द्विघातीय है तो इसके लिए किसका यूज होगा, bx प्लस c। इस तरह लिखना है बेटा, ऊपर ध्यान रखना, ठीक है, बटा में x स्क्वायर प्लस 1। लो जी बेटा, ये आंशिक भिन्न लग गई, बस ये आंशिक भिन्न लगानी आपको आनी चाहिए। इसके आगे बेटा सेम मेथड चलेगा। अब आपको a, b और c की वैल्यूज निकालनी है। जरा ध्यान से देखना कैसे निकालता हूं मैं। ये आपका हर है, इसका गुना कर दो इसके साथ भी और इसके साथ भी। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई सबको करना आता है, तो आप कहेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 1 बराबर, अब यहाँ x प्लस 1 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा। अब मैं देखो यहाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं, तो क्या करते हैं, ऐसे लिख करके आगे कहते हैं सर x स्क्वायर प्लस 1 कट गया और यहाँ x प्लस 1 का गुना हो गया। अब ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये स्थिति ऐसी लग रही है जैसे सिर्फ x प्लस 1 का गुना c के साथ हो रहा है, परंतु जबकि आप भली भांति जानते हैं इस पूरे के साथ गुना होना चाहिए। तो इसलिए ब्रैकेट लगाना आप ना भूलें।
ठीक है, आ गया। अब आपको क्या करना होता है कि हर के पास जाना है, ठीक है। प्रत्येक हर को 0 के बराबर रख करके आपको x की वैल्यूज निकालनी है। कितने प्रकार के हर हैं आपके पास में? 2 प्रकार के। देखो, एक तो x + 1 है और एक x² + 1 है। अब ये तो आपको देगा x बराबर -1, और इसको अगर 0 के बराबर रखते हैं तो ये देगा आपको x² - 1, जो कि संभव नहीं है। यानी x² + 1 आपको देगा काल्पनिक वैल्यू, इमेजिनरी नंबर, इमेजिन वैल्यू आएगी बेटा, ठीक है। तो जिसको आप बेटा वास्तविक नहीं मान सकते, ये वास्तविक वैल्यू नहीं देगा, तो इसका मतलब आपके पास केवल एक ही वैल्यू आई है, वो है x बराबर -1। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप। तो आप कहेंगे सर एक ही वैल्यू आई है, चलो इसका तो यूज करें पहले। x बराबर -1 रखने पर, या -1 रखोगे तो -2, ये -1 रखोगे स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 1 प्लस का हो गया, और 1 और 1 2 हो गए। यहाँ देखो -1 रखा, b से गुना हुआ -1 का, तो -b + c, और ये कितना हो गया? 0। अब इस -b + c को 0 से गुना करोगे तो पूरा का पूरा ब्रैकेट ही क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। और ये 2a, इस 2 से 2 कट गया, a बराबर क्या बच गया आपके पास में? -1। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई? -1। एक वैल्यू तो निकाल लिया आपने। अब देखो, आपके पास हर से प्राप्त होने वाला एक ही मान था आपकी बार, परंतु अचर आपके पास 3 है, a, b और c। a की वैल्यू आ गई, b और c अभी बाकी हैं। तो अब आपको अपनी मर्जी से चलना पड़ेगा। अपनी मर्जी से सबसे पहले आप 0 लीजिए। क्या लीजिए बेटा? 0। चलो 0 रखते हैं इसमें। 0 - 1, फिर a, 0 + 1, फिर बेटा यहाँ देखो 0 रखोगे, 0 × b क्या हो जाएगा? 0, 0 + c। बड़े देखो, ये काम बड़ा केयरफुली करना है आपको, है कुछ नहीं, ठीक है। 10वीं क्लास या लोअर क्लास की कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड की आप ये कैलकुलेशन मान लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसको आप समाकलन का हिस्सा मत मानिए, ये सब आप बच्चे कर सकते हैं। अगर इसी में अगर अपने को समस्या आ गई तो भाई शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये 0 + 1 हो गया, ठीक है ना। x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। अब इस समीकरण को हल करो। -1, आप कहोगे सर ये a आ जाएगा और ये c आ जाएगा। a की वैल्यू आपके पास -1 है, तो ये बेटा आपस में कट गए, -1 से -1, तो कितना आ गया? 0 आ गया। c की वैल्यू 0 आ गई। अब आप कहेंगे सर अब हम क्या करते हैं? x बराबर 1 का यूज कर लेते हैं। -1 तो यूज आ ही चुका है, 1 का यूज कर लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1, समीकरण हमेशा यही यूज में लेनी है आपको। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। फिर बराबर में ये देखो, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ देखो b × 1, b + c, और ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 2। अब आप कहेंगे कि सर पूरे में से 2 कॉमन ले लो। देखो यहाँ से भी 2 कॉमन आ गए, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गए। 2 कॉमन आके 0 के भाग में आकर के 0 हो गया। ये मान लीजिए आप, क्या रह गया? a + b + c रह गया। अब c की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है कि नहीं? बताओ, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू ज्ञात करनी है, c की हमें पता है 0, तो बताओ फिर b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। वेरी सिंपल। तो बेटा आपने a, b और c की वैल्यू निकाल ली, a, b, c की वैल्यू सही निकाल ली, सवाल आपका हो गया। आ जाइए आंशिक भिन्न, ये आपका फलन था। इस फलन को आपने आंशिक भिन्न के प्रयोग द्वारा क्या लिखा है? इसका नया रूप क्या है? यही तो है। अब ये नया रूप यहाँ रखा जाएगा, समाकलन 2 भागों में टूट जाएगा। तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन, अब आप कहेंगे सर ये समाकलन तो हमें आता है। चलो सेकंड वाला भी देख लेते हैं। सेकंड वाले में बेटा b को बाहर मत निकाल देना। सेकंड वाले में ऐसा नहीं हो कि आप बेटा कहीं लिख दें कि b बाहर आ जाएगा। बेटा ये पूरी समीकरण है, x का साथ नहीं छोड़ सकता b, ठीक है। कल को तो आप कह दो यहाँ 2x + 1 लिखा हुआ है, समाकलन में लिखते टाइम कह दो सिर्फ 2 बाहर आ जाएगा, x + 1 रह गया अंदर। पहले था क्या 2x + 1? क्या 2x + 1 को ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं, 2x + 1 साथ रहेगा। क्लियर? तो अब आप क्या करेंगे? इसका समाकलन तो बेटा बिल्कुल तैयार पड़ा है। a की वैल्यू पुट कर लो। चलो यहाँ -1, a की वैल्यू -1, ये समाकलन तो बिल्कुल रेडी पड़ा है, बस log x आएगा इसका समाकलन।
इसको रेडी कर लेते हैं। b की वैल्यू रख दो 1, तो ये x इंटू 1 1, सॉरी b की वैल्यू 1 पुट की, x इंटू 1 x हो गया, c की वैल्यू 0 बटा में, अब इस 0 का क्या काम है, इसको हटा दूं यहां से, ये स्थिति बन गई। अब इस समाकलन को कैसे करोगे, जैसा ऊपर वैसा नीचे आ जाए तो आप कहेंगे सर 1 जोड़ दो और 1 घटा दो। ये देखो ये x प्लस 1 अलग कर लेता हूं मैं, तो आप कहोगे सर -1 बटा में x प्लस 1 इंटू dx, और यहाँ समाकलन फिर दो भागों में टूट गया, इधर हो गया x प्लस 1 बटा में x प्लस 1 और -1 बटा में, लो जी। अब आप कहेंगे सर ये -1 बटा में x प्लस 1 ये रहा और -1 बटा में x प्लस 1 ये रहा, ये दोनों समान ही तो हैं। अरे दोनों एक ही है, देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। अगर इस समाकलन को आप अलग अलग करोगे तो ये भी तो सेम इसके जैसा ही तो बन जाएगा, जुड़ गए दोनों, माइनस माइनस जुड़ गए, कितने हो गए -2। ऐसे बेटा थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, और ये तो कट ही गए, ओनली क्या रह गया dx। तो लो जी बेटा अब कर दो समाकलन आप इसका, क्या आ जाएगा समाकलन, यहां कर रहा हूं इंटीग्रेशन बराबर -2 log x का हो जाएगा, 1/x का हो जाएगा log x, फिर dx का हो जाएगा x प्लस c, और ये आपके पास में हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्वेश्चन आप। चलिए इसी तरह से एक सवाल हम और करते हैं, चलिए बहुत बढ़िया रूल है बेटा ये, ठीक है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं आने वाली। ये मत देखो कि क्वेश्चन बड़े हैं, ये मत देखो आप तो रूल पर ध्यान दो। अगर रूल समझ में आ गया तो क्वेश्चन चाहे 4 पेज का आ जाए आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कि मैं इनको रट लूंगा, ऐसा आप कभी सपने में भी मत सोचना, इसको रटा नहीं जा सकता इनको, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस की गुलाम है समाकलन। ठीक है, लो जी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ देखो होल स्क्वायर आ गया, ऊपर x माइनस 1 था 1 आ गया। चलिए तो आप कहेंगे सर आंशिक भिन्न के प्रयोग से कैसे पता लगा कि ऊपर घात कम है नीचे ज्यादा है, आंशिक भिन्न लगेगी। आंशिक भिन्न में भी कौन सा टाइप, 4 नंबर टाइप, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में द्विघातीय गुणनखंड यानी द्विघातीय यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया यहाँ पर x² प्लस 1। चलो अब आप लिखेंगे 1 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x² प्लस 1। इसको क्या लिखेंगे, देखो 2 घात आ गई बेटा, ये रेखिक गुणनखंड है, रेखिक गुणनखंड की 2 घात आ गई। ठीक है, रेखिक गुणनखंड के लिए सदैव ए बी, सिंपल ए सिंपल बी का यूज होता है। मैं तो अभी देखो द्विघातीय पे पहुंचा ही नहीं, मैं तो किस पे अटका हुआ हूं, रेखिक पर। अब इस रेखिक गुणनखंड की 2 घात आ गई तो आप कहेंगे सर इस रेखिक गुणनखंड के लिए टाइप नंबर 3 यूज में आएगा, घातों की पुनरावृत्ति। कितनी घात है, 2 घात, 2 बार लिख दीजिए बेटा इसको इस तरह से। लो जी अब ध्यान रखना, ए भी बुक हो चुका है, बी भी बुक हो चुका है, ए भी यूज में आ चुका, बी भी यूज में आ चुका। अब बारी आती है किसकी, x² प्लस 1 की। ठीक है, इसके लिए आप क्या यूज में लेंगे, cx प्लस डी। मैंने कहा था ना जब भी द्विघातीय फैक्टर आएगा उसके लिए ऐसे ax प्लस बी, bx प्लस सी, cx प्लस डी। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, तो cx प्लस डी आ गया। अब इसको हल करना है, ये हर है बेटा इसका, इधर क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तीनों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। a1 बराबर यहां मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 की 1 घात कट जाएगी, 1 घात रह जाएगी, इनटू में यहां x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही कट गया, क्या आ गया x² प्लस 1, और यहां x² प्लस 1 कट गया। अब देखो ये क्या स्थिति सही है, आप कहोगे सर सही नहीं है, क्यों, क्योंकि इस पे ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हर के पास, प्रत्येक हर को यहाँ लिख लेते हैं। चलो ये एक x प्लस 1 है और एक x² प्लस 1 है। अब आप कहोगे सर यहाँ इसको 0 के बराबर लेंगे तो ये हमें x की वैल्यू -1 देगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये हमें काल्पनिक वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा, काल्पनिक, जो हमारे काम की नहीं है। तो सही वैल्यू यानी वास्तविक वैल्यू यानी x की एक ही आने वाली है हमारे पास, वो है -1। तो हम यहाँ सबसे पहले प्रयोग में लेंगे -1। तो आप कहेंगे सर x बराबर
-1 रखने पर तो आप कहेंगे सर रखिए -1, तो ये तो 1 ही है। यहाँ जहां जहां x+1 है वो 0 हो गए, इसमें x+1 था पूरा का पूरा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए -1 का वर्ग करेंगे, x² है ना बेटा, +1 हो जाएगा। और यहाँ देखो 1 में x+1 था, ये भी 0 हो गया। तो 1 और 1 2 आ जाएगा 1 के भाग में, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब हम लेंगे 0 का सहारा। किसका सहारा बेटा? 0। तो आप कहेंगे सर x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर 0। अब इसमें 0 रखेंगे तो चलिए, तो आप कहेंगे सर 1 बराबर a, यहां 0 रखिए, 0 + 1। बेटा देखो थोड़े से अब स्मार्ट बन जाइए आप, 0 + 1 1, 0 + 1 1। यहां देखिए b, ये भी 0 + 1। और यहां देखिए, यहां ध्यान देना भाई, c × 0 तो 0 हो गया, 0 + d। तो आप कहेंगे सर ये तो d ही रह जाएगा। देखो b की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हम बेटा रखेंगे x बराबर 0। क्या रखेंगे बेटा अपनी मर्जी से? x बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास हर द्वारा प्राप्त केवल a की वैल्यू थी, x बराबर -1, उसका हम प्रयोग कर चुके हैं। अब हम रखेंगे x बराबर 0। तो आप देखेंगे हमारे पास में बेटा क्या आ जाएगा, a + b + d बराबर 1। b की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ b की वैल्यू 1/2 रख दीजिए आप ऐसे, ये प्लस का d। तो आप कहेंगे सर a + d बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/2। ये एक समीकरण बन गई। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन टफ होने वाली है। चलो अब हमें देखो बेटा, आपके पास अचरों की संख्या अब की बार 4 है। कितनी है? 4। तो आपको कम से कम 4 वैल्यू चाहिए। 2 तो रख लिया आपने, एक हर से ली, एक अपनी मर्जी से ली। अब आपने मर्जी से x बराबर क्या ले लो? 1 ले लो बेटा। x बराबर 1 रखने पर क्या होगा? देखिए x बराबर 1 रखने पर, चलो बेटा 1 रखते हैं, थोड़ा स्मार्ट बनिएगा बेटा। अब आप डायरेक्ट कीजिए इसको a। अब x का वैल्यू 1 रखा, मैंने कहा ना थोड़ा सा आपको बेटा डायरेक्ट करना पड़ेगा, हर स्टेप को बार बार लिखोगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। 0 देखो 1 रख रहे हैं x की जगह पर, 1 + 1 2, 2 का सॉरी 1 + 1 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 फिर 2, और ये भी 1 + 1 2। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा ध्यान देना, थोड़ा सा ना इसको ध्यान से करना कैलकुलेशन को। तो c × 1 c प्लस में d। ठीक है, और ये 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? ध्यान रखिए स्क्वायर है बेटा ये। ठीक है, स्क्वायर करना याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, x² + 1 कट गया तो x + 1 का होल स्क्वायर आएगा 4। तो अब आप कहेंगे सर 1 बराबर, ठीक है, अब आप एक काम करें ना, तो लिख लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 4a + 2b + 4c + 4d। अब पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, 2 यहाँ भाग में आ गया बेटा, तो क्या आ जाएगा बोलो 2a + b + 2c + 2d। राइट। अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास में देखो b की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2, b तो कट गया। अब आप कहेंगे सर इसको आप लिखिए 2a + 2c + 2d बराबर 0। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि सर अब 2 फिर कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा? ये a + c + d बराबर 0। बेटा a + d की वैल्यू कितनी है जरा बताना आप ऊपर। तो आप कहेंगे सर a + d की वैल्यू हमारे पास में 1/2 है। तो अगर a + d की वैल्यू 1/2 रख दी, 1/2 उधर जाएगा तो माइनस का, यानी c की वैल्यू -1/2 आ गई। ठीक है, अब आपको एक समीकरण और बनानी पड़ेगी। इसी तरह से आप अपनी मर्जी से रखिए, अब की बार 2। इस चीज को बड़े ध्यान से कीजिएगा आप। ठीक है ना, x बराबर कितना रखने जा रहे हैं आप? 2। तो आप कहेंगे सर क्या कि 1 बराबर, ठीक है, 1 = यहाँ देखो बेटा, थोड़ा बिल्कुल स्मार्ट तरीके से कीजिएगा, 2 + 1 3, और ये कितना 5, फिर बेटा ये 5 कितना बेटा देखो, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 5। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2c, देखो 2c + d। ठीक है,
2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा 1 बराबर, लिखना बेटा इसको 15a प्लस b की वैल्यू 1/2, तो कितना हो गया 5/2, 9 दूनी 18c प्लस 9d। बड़े ध्यान से इसको हल करना है, ठीक है। तो आप कहोगे कितना आ जाएगा, देखो अब ये 5/2 आएगा, 1 के पास में तो कितना रह जाएगा यहाँ माइनस का 3/2। ये आपके पास में 15a प्लस 18c। बेटा c की वैल्यू भी तो आपके पास में है, कितनी है -1/2, तो -1/2 तो कितना हो जाएगा -9। ठीक है, कितना हो जाएगा -9। इसको भी बेटा इस तरफ ले आइए तो कितना हो जाएगा -3/2 और ये -9 इधर आके +9 हो गया, बराबर में कितना 15a प्लस 9d। ठीक है, और एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊं आपको और अच्छे से। तो देखो ये पहले इसको हल करो, -3 + 18/2। अब ये देखो ये 15a है ना, इसको आप लिख सकते हो 6a प्लस 9a। ठीक है ना, और 9 मैंने कॉमन ले लिया a और d में से। अरे यार 15a पूरे हैं अभी भी आपके। अब यहाँ बताओ a प्लस d की वैल्यू कितनी है, बताओ 1/2 रख दो, कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ये आपके पास में था 15/2, ये 6a और ये फिर 9/2। अब 9 आप इधर आके घटा दोगे तो कितना रह जाएगा 6/2 रह जाएगा। 6a बराबर 6/2, 6 से 6 कट गया, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो सारी वैल्यूज अपनी बिल्कुल सही आ रही हैं, a की वैल्यू भी बिल्कुल सही आ रही है। चलो अब a की वैल्यू आ गई 1/2। अब इस समीकरण में आओ, a की वैल्यू 1/t रखोगे 2, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो ठीक है बेटा, b की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2 और d की वैल्यू 0। तो मैं इसको इरेज कर दूं बेटा अब। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इक्वेशन इरेज कर रहा हूं बेटा। ठीक है, वीडियो देख कर रोक करके आप इसको पूरा देख लेना। लो जी, अब हम चलेंगे, देखो ये हमारी आंशिक भिन्न है। देखो हमारा जो फलन ये था, इसको आंशिक भिन्न में बदला तो ये बन गया। अब इसको हम समाकलन में प्रतिस्थापित करेंगे, समाकलन 3 भागों में टूट जाएगा। तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन a 1/x + 1 × dx, फिर b 1/x + 1 का होल स्क्वायर, फिर cx प्लस में d बटा में x² + 1 × dx। अब a की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास में 1/2, 1/x का हो गया log x। चलो एक बार अपने समाकलन नहीं करते हैं, सबका साथ में करना लास्ट में। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है बेटा बोलना, b की वैल्यू भी आपके पास में है 1/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये, बस थोड़ा सा a b और c की वैल्यू निकालते टाइम ध्यान रखना। इस वीडियो को बेटा बैकवर्ड करके बार बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी वैल्यूज। कोई दिक्कत, छोटी छोटी समीकरण है, कोई उठा के इधर रख दिया, कोई उठा के इधर रख दिया, बस इतना ही तो काम किया है। अब c की वैल्यू बोलो कितनी है बेटा आपके पास में, c की वैल्यू है -1/2 x और d की हो गई 0/x² + 1 × dx। फिर देखो इंटीग्रेशन बराबर कितना हो जाएगा 1/2 1/x + 1 × dx प्लस 1/2 1/x + 1 का होल स्क्वायर। फिर ये आप कहेंगे सर -1/2 कॉमन आ जाएगा, x बटा में अब 2 का भाग और 2 का बेटा क्या कर दिया मैंने गुना, तो इंटीग्रेशन बराबर आ जाएगा 1/2। चलो अब चलो समाकलन करो, ये हो जाएगा log x, ये भी हो जाएगा बेटा 1/2 1/x² का हो जाएगा -1/x। और बेटा ये -1/4। अब आप कहेंगे सर 2 का भाग 2 गुना क्यों किया, हर का अवकलन अंश में बनाने पर। जब हर का अवकलन अंश में मौजूद होता है तो आंसर होता है log हर, क्योंकि x² + 1 का अवकलन क्या होता है 2x, इसलिए 2 से गुना 2 से भाग कर लिया मैंने। ये आपके पास में फाइनल आंसर है। आज के लिए थैंक यू।